नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लेड़ा आपके सामने जो है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो है इंडिया जीके का यानी इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्लियर करवा रहा हूं साथियों। और आज के इस वीडियो में हम जो है 1857 की क्रांति और ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था एवं धन के बहिर्गमन से रिलेटेड जो है पॉइंट को डिस्कस करेंगे साथियों, जिनसे हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, छोटे से लेकर बड़े लेवल का जो एग्जाम हो उसके अंदर ये इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं साथियों। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके जो है आप इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आप जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो करें, ताकि जैसे ही कोई नई भर्ती सूचना आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके साथियों। आप जो है इन सभी की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट सीरीज और जो भी मॉडल पेपर्स की, तो आप जो है हमें टेलीग्राम के ऊपर भी जरूर ज्वाइन करें, ताकि वहां पर जो है सबसे पहले पीडीएफ डालते आपके पास पहुंच जाए साथियों। आप जो है हमारे व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हैं साथियों। 8306101800 पे जो है अपना नाम और अपना सिटी जो है लिखकर हमें सेंड कर दें, ताकि आप हमारे स्टडी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सके साथियों। तो बिना किसी वक्त को खराब किए हम जो है आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं साथियों। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, इस्तेमारी और स्थायी बंदोबस्त जो है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था एवं धन के बहिर्गमन टॉपिक के अंदर आएगा। तो देखिए, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया था। किस किस को स्थायी बंदोबस्त व इस्तेमारी बंदोबस्त को कब किया गया लागू? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जमींदार को जो है दे दिया गया था। इस व्यवस्था के अंदर जो भूमि का जो स्वामित्व था वो जो है जमींदार को दे दिया गया था, जो जमींदार था उसको दे दिया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व का 10/11 या 9/10 भाग जो है, या फिर 89% जो भाग है कंपनी के पास, तथा 1/11 भाग या 11% भाग जो था वो जमींदार के पास जाता था। इस व्यवस्था को लागू करवाने में सर जॉन शॉर और जेम्स ग्रांट का जो है योगदान रहा था। इस व्यवस्था को जो है लागू करवाने के लिए जो है सर जॉन शॉर और जेम्स ग्रांट का जो है योगदान रहा था। अब देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में जो है लागू इसको किया गया था। देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के जो उत्तरी जिले थे उसके अंदर जो है इसको सबसे पहले लागू किया गया था। देखिए साथियों, स्थायी बंदोबस्त को जो है 19% भाग पर लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त जो था उसको 19% भाग जो होता है उसके ऊपर जो है इसको लागू किया गया था, याद रखना है आपको। अब देखिए, बात होती है नेक्स्ट। तो देखिए, अब बात होती है अपने पास रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, इस व्यवस्था में रेत यानी किसान ही भूमि का स्वामी होता था। इस व्यवस्था के अंदर जो रेत यानी किसान जो होता था वही भूमि का जो है स्वामी होता था। इस व्यवस्था में भू राजस्व 20 से 40 यानी 30 वर्षों तक के लिए निर्धारित किया जाता था। इस व्यवस्था के अंदर जो भू राजस्व जो होता था वो आपके 30 वर्षों के लिए जो है निर्धारित किया जाता था। रेतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। रेतवाड़ी व्यवस्था जो थी उसका जन्मदाता अगर उनका जो आप मान सकते हैं किसने स्थापित किया था, तो वो था आपके थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को जो है माना जाता है। सर्वप्रथम कैप्टन रीड द्वारा तमिलनाडु के बाराहमल, ठीक है, कैप्टन रीड द्वारा तमिलनाडु के बारामहल जिले में जो है इस व्यवस्था को लागू किया था। कैप्टन रीड द्वारा जो सबसे पहला इस व्यवस्था को जो है तमिलनाडु के जो बारामहल जिले के अंदर जो है इसको व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। इस व्यवस्था को बंबई, मद्रास, बरार और असम में भी लागू किया गया था। इसी व्यवस्था को जो है बंबई, मद्रास, बरार और असम के अंदर भी लागू किया गया था। रेतवाड़ी व्यवस्था को 51% भाग पर लागू किया गया था उस टाइम। ठीक है, रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी उस टाइम जो है 51% भाग पर लागू की गई थी साथियों। आप जो हैं साथ में एक पेन और नोटबुक भी लेके बैठे साथियों, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सामने देखते जाएं उनको जो है आप नोट करते जाएं साथियों। ठीक है, बात होती है अपने पास महलवाड़ी व्यवस्था की। ठीक है, ये तो आपके रेतवाड़ी व्यवस्था होगी। अब महलवाड़ी व्यवस्था से रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस करते हैं साथियों। तो देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व के बारे में समझौता किसी जमींदार या रेत के पास न होकर गांव के सभी पट्टेदारों के साथ किया जाता था। ठीक है, इसमें भू राजस्व देने की जिम्मेवारी जो है संपूर्ण ग्राम या महल यानी जागीर का एक भाग होती थी। इस भू राजस्व इसमें जो है भू राजस्व जो होता था उसको देने की संपूर्ण जो जिम्मेदारी होती थी वो ग्राम या महल की होती थी। इस व्यवस्था को लागू करवाने में
होल्ट मैकेंजी का योगदान रहा था। ये जो व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था, इसको लागू करवाने के लिए होल्ट मैकेंजी को जो है प्रमुख माना जाता है, या उनका योगदान जो है प्रमुख माना जाता है। इस व्यवस्था को संयुक्त प्रांत आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के अंदर जो है लागू किया गया था। इस व्यवस्था को जो है संयुक्त प्रांत आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के अंदर जो है इसको लागू किया गया था। और इस व्यवस्था को जो है 30% भाग पर लागू किया गया था। कितने प्रतिशत भाग पर साथियों? 30% भाग पर जो है इनको लागू किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर धन के बहिर्गमन से रिलेटेड, धन के बहिर्गमन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, ठीक है। तो देखिए भारतीय धन के बहिर्गमन की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने का सर्वप्रथम जो प्रयास था वो था आपके दादा भाई नौरोजी के, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है लोगों का ध्यान जो आकर्षित किया गया था धन के बहिर्गमन की ओर, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1863 को जो है लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में पढ़े गए इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक शीर्षक में धन के बहिर्गमन सिद्धांत को जो है उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है। एक शीर्षक पढ़ा गया था सन 2 मई 1863 के अंदर, ठीक है, जिसका नाम था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ठीक है। उसके अंदर जो है इन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कुछ अन्य लेख जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी 1863, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में, और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 के मध्य से धन के निष्कासन सिद्धांत की इन्होंने व्याख्या की थी। धन के निष्कासन सिद्धांत से संबंधित व्याख्या जो है दादा भाई नौरोजी ने किन लेखों के अंदर की थी? तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दूसरा था आपके द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, एंड तीसरा था आपके ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इन तीनों के अंदर जो है इन्होंने धन के निष्कासन से संबंधित सिद्धांत की जो है व्याख्या की थी। दादा भाई नौरोजी जो है धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर जो है प्रतिपादक थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी तो थे धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक माने जाते हैं। आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक, आर.सी. दत्त की एक पुस्तक थी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक के जो है लेखक कौन थे? आर.सी. दत्त, यानी 1901 में बहिर्गमन के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया के अंदर जो है बहिर्गमन के सिद्धांत की भी व्याख्या आपको देखने को मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को जो है उन्होंने स्वीकार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को जो है इन्होंने स्वीकार किया था। अब देखिए रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन के दुष्परिणामों को नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं के द्वारा की गई लूटमार से अधिक घातक माना है, ठीक है। रमेश चंद्र जो दत्त थे इन्होंने धन के बहिर्गमन, जो धन का जो बहिर्गमन हो रहा है उसके दुष्परिणाम जो होते हैं उनको नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई लूटमार से भी अधिक घातक माना है जो धन का बहिर्गमन हो रहा था। देखिए 1860 से 61 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 2 लाख लोगों की जान गई थी। 1860-61 के अंदर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था, जो भयंकर अकाल पड़ा था उसमें 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। कितने? 2 लाख, ठीक है। 2 लाख जो है लोगों की जो है जान चली गई थी, उनकी हत्या हो गई थी। अब देखिए 1865 और 66 में, 1865-66 में उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास में पड़े अकाल के अंदर 20 लाख लोग मरे। केवल उड़ीसा में ही 10 लाख लोग मरे थे, ठीक है। उस उड़ीसा के अंदर उस टाइम जो है 10 लाख लोग मारे गए थे। 1867 से लेकर 70 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बंबई, पंजाब और राजपुताना के अंदर बड़े अकाल के अंदर जो है 14 लाख लोग मारे गए थे। 1876 और 78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के अंदर भयंकर अकाल भी पड़ा था। देखिए 1896 से 97 में देशव्यापी अकाल पड़ा जिससे लगभग 9 करोड़ लोग जो है प्रभावित हुए और 45 लाख जो लोग थे वो मारे गए थे।
1899 और 1900 में पड़े अकाल के अंदर व्यापक तबाही मचाई गई थी, ठीक है, व्यापक तबाही मच गई थी, ठीक है, जो 1899 से 1900 के बीच जो अकाल पड़ा था उसके अंदर। देखिए 1943 में बंगाल में पड़े अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 30 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे। 19वीं सदी के दौरान भारत की दरिद्रता की भयंकर वास्तविकता को स्वीकार करते हुए गवर्नर जनरल की काउंसिल की सदस्य जिसका नाम था चार्ल्स इलियट, ठीक है, चार्ल्स इलियट ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आदि कृषि जनसंख्या को एक साल के अंत से दूसरे साल के अंत तक यह पता नहीं होता कि पेट भर खाना कैसा होता है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये पेट भर खाना जो है कैसा होता है एक साल के लेकर दूसरे साल के अंत तक, ठीक है। अब देखिए इंपीरियल गैजेटियर, ठीक है, इंपीरियल गैजेटियर के संकलनकर्ता विलियम हंटर ने स्वीकार किया कि भारत के 4 करोड़ लोगों को अपर्याप्त भोजन पर जीवन बिताने की आदत हो गई है। अपर्याप्त जो जीवन था उसके अंदर जो बिताने की आदत हो गई थी। राष्ट्रीय आय संबंधी प्रसिद्ध विशेषज्ञ, ठीक है, राष्ट्रीय आय संबंधी प्रसिद्ध विशेषज्ञ कोलिन क्लार्क, ठीक है, कोलिन क्लार्क ने हिसाब लगाया कि 1925 से लेकर 34 के दौरान संसार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन की थी। भारत और चीन की थी। एक व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा, ठीक है, एक व्यक्ति की जो है, एक भारतीय की जो है औसत जीवन प्रत्याशा जो है केवल 32 वर्ष थी। अधिकतर पश्चिम यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देशों में जो है औसत आयु 60 वर्ष से ऊपर थी। अब देखिए चौथा, वुड आयोग 1943 के बारे में डिस्कस करते हैं। वुड आयोग 1943 के बारे में, वायसराय लॉर्ड लेवल, ठीक है, वायसराय लॉर्ड लेवल के शासनकाल में 1943 में सर चार्ल्स वुडहेड की जो है अध्यक्षता में बंगाल में पड़े अकाल के कारणों की जांच हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। वुड आयोग का गठन किस लिए किया गया था? वायसराय लॉर्ड लेवल के शासनकाल में जो है 1943 में सर चार्ल्स वुडहेड की अध्यक्षता में जो है बंगाल में पड़े अकाल के कारण जो है जांच हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, अंग्रेजी सरकार के 100 वर्षों के शासन के विरुद्ध जो है प्रथम विद्रोह जो सैन्य क्रांति के रूप में शुरू हुआ, यह विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल शासन के समय हुआ था। 1857 का यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मेरठ छावनी के अंदर जो है आरंभ हुआ था। इसकी पहली घटना 8 सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था, जबकि विद्रोह आरंभ करने की तिथि जो थी वो थी आपके 31 मई 1857। ठीक है, 31 मई 1857 को जो है विद्रोही जो है उन आरंभ करने की जो है उनकी तिथि मानी जाती है। ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेशनल कमांड रेजिमेंट, ठीक है, रेजिमेंट की 6वीं कंपनी के एक सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और आदेश देने वाले अंग्रेज अधिकारी को जो है मौत के घाट उन्होंने उतार दिया था। ठीक है, ये सारे जो हम पॉइंट लिस्ट करें वो 1857 की क्रांति के अंडर आएंगे साथियों। चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत जो है दिसंबर 1856 में हुए थे। ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में से, ठीक है, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 2 अंग्रेज अफसरों को जो है गोली से उन्होंने उड़ा दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी अंग्रेज ने, ठीक है, फांसी जो है अंग्रेज ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, बेगम हजरत महल और नाना साहब नेपाल चले गए थे। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। 17 जून 1858 को जो है रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, 15 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो था आपके रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग किसका जो है रियल नेम था वो था आपके तात्या टोपे का। ठीक है, जो मानसिंह के विश्वासघात के कारण जो है पकड़े गए थे, जो कि मानसिंह के द्वारा की गई विश्वासघात के कारण जो है वे पकड़े गए थे। 1862 में रंगून में बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी साथियों। अब देखिए इस क्रांति का जो प्रतीक था वो था आपके कमल और रोटी। इस क्रांति का जो प्रतीक था साथियों वो क्या माना जाता है? आपकी कमल और रोटी जो है इसका प्रतीक माना जाता है। देखिए
विद्रोह के कारण कौन कौन से थे, अब इसके अंदर जो है डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति के अंदर जो विद्रोह के कारण कौन कौन से थे, तो पहला था आपके राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के कारण जो है यह जो है विद्रोह माना जा सकता है। देखिए दूसरा पॉइंट आता है आपके मुगल बादशाह के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, ठीक है, मुगल बादशाह जो थे उनके प्रति जो है अंग्रेजों का दुर्व्यवहार था। तीसरा था आपके नाना साहब और झांसी के साथ किया गया गलत व्यवहार, जो नाना साहब थे और रानी लक्ष्मीबाई थी उनके साथ जो है गलत व्यवहार किए गए, तो यह भी एक कारण माना जाता है विद्रोह का। चौथा था अवध को अंग्रेजी राज्यों में मिलाना, अवध जो था उसको अंग्रेजी राज्य में मिलाया जा रहा था, जिसके कारण भी विद्रोह का कारण माने जाते हैं। दूसरा है आपके आर्थिक कारण, तो देखिए भारत के संसाधनों का अत्यधिक शोषण, भारत के जो संसाधन थे उनका जो है अत्यधिक शोषण किया गया था। दूसरा था आपके बाड़ा रहित भूमि का पुनर्ग्रहण। तीसरा था आपके आम लोगों में बेरोजगारी के कारण असंतोष, जो आम लोग जो थे, ठीक है, उनके पास जो है वो जो है थे बेरोजगार थे, उनके पास कोई भी प्रकार के धंधा नहीं थे, वो कोई भी प्रकार का जो है वहां से जो है आय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो उनके कारण जो है उनके अंदर असंतोष था और वो भी जो है विद्रोह के अंदर बदलने को माना जाता है। चौथा है आपके शिक्षित भारतीयों के लिए उच्च सेना में प्रवेश निषेध, जो शिक्षित भारतीय थे उनका जो है उच्च सेना जो थी उसके अंदर प्रवेश निषेध कर दिया गया था, रोक दिया गया था। अब ग आता है आपके सामाजिक, तो देखिए भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करना, गलत ढंग से ईसाई धर्म का प्रचार करना। तीसरा था रेलवे तथा डाक तार की व्यवस्था, मुल्ला पंडितों आदि को जो है अप्रसन्न करना, और पांचवा था आपके तीव्र रफ्तार से सामाजिक सुधार होना, ठीक है। ये सारे जो थे आपके विद्रोह के कारण थे, 1857 के विद्रोह के कारण थे। अब देखिए सैनिक कारण क्या कहते हैं, सैनिकों में असंतोष होना, प्रथम अफगान युद्ध से ब्रिटिश प्रतिष्ठा के अंदर जो है कमी आई थी, जो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था उसके अंदर जो है ब्रिटिश जो प्रतिष्ठा थी उसके अंदर कमी आ गई थी। तीसरा है आपके सैनिक अधिकारियों का असैनिक सेवा में स्थानांतरण करना, ठीक है, सैनिक अधिकारी जो थे उनका असैनिक सेवा के अंदर जो है स्थानांतरण कर दिया गया था। चौथा था आपके अवध का विलय, ठीक है, अवध का जो है विलय हो गया था। और पांचवा था आपके यूरोपीय एवं भारतीय सिपाहियों के बीच भेदभाव की नीति, ठीक है, यूरोपीय और जो भारतीय सिपाही थे उनके बीच जो है आपके भेदभाव की नीति हो गई थी, जिसके कारण जो है विद्रोह का कारण माना जा सकता है। और नेक्स्ट आता आपके तात्कालिक कारण, ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आता आपके अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। फिर आता है दूसरा आपके एनफील्ड राइफल के लिए जो है सुअर एवं गाय की चर्बी में लगी कारतूस का प्रयोग करना, यह भी एक प्रकार का विद्रोह का कारण माना जाता है। देखिए आंदोलन के जो है आपके प्रमुख नेता, इस आंदोलन के अंदर प्रमुख नेता और अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे, तो देखो पहले स्थान भारतीय नेता और अंग्रेज नेता। देखिए स्थान आपके दिल्ली बहादुर शाह बख्त खां, जे हडसन व निकलसन, ठीक है, कानपुर नाना साहब आजिमुल्ला, ठीक है। अब देखिए हेवलॉक रेनल्ड एंड आपके नेक्स्ट आता है आपके कैंपवेल, ठीक है। फिर आता तीसरा झांसी स्थान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी भारतीय नेता थी, ठीक है, इसके अंदर। फिर आता है आपके अंग्रेजी तो जनरल ह्यूरेज, ठीक है। फिर आता है आरा जगदीशपुर के अंदर कुंवर सिंह बेनेविल, ठीक है, और हैमिल्टन एवं ली ग्रांट। लखनऊ बेगम हजरत महल, हेवलॉक एंड कैंपवेल, ठीक है। इलाहाबाद लियाकत अली और जनरल नील। ग्वालियर तात्या टोपे और जनरल हुरोज, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इनको यहां पर हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर आती है विद्रोह की प्रकृति किस प्रकार की थी, तो देखो यह एक सैनिक विद्रोह था, दुर्गादास बंदोपाध्याय व सैयद अहमद खां। दूसरा है आपके जनसाधारण का समर्थन विहीन सैनिक विद्रोह था, लॉरेंस व होम्स। तीसरा था आपके यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, हिंदू मुस्लिमों का जो षड्यंत्र था उसका भी ये परिणाम माना जाता है, जेम्स ऑडट्रॉम व डब्ल्यू टेलर के अनुसार, अंग्रेजी नेताओं के अनुसार। यह हिंदू व ईसाई धर्म के बीच का संघर्ष था, LER रीज, ठीक है, LER रीज, ठीक है। फिर आता आपके सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम यानी राष्ट्रीय विद्रोह था, वीर सावरकर। सन 57 का आपके विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, RC मंजूमदार, ठीक है, SN सेन और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। अब देखिए यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह आपके पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा कहा गया था। अब देखिए विद्रोह की असफलता, विद्रोह जो हुआ था उसका असफल भी हुआ था, ठीक है, तो उसका क्या कारण था, तो देखिए विद्रोह असंगठित एवं सुनियोजित नहीं था, विद्रोह जो हुआ था वो असंगठित एवं सुनियोजित नहीं था। अब देखिए
अधिकांश जमींदार अंग्रेजों के साथ थे, अधिकांश जो जमींदार थे वे अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने जो है विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। भारतीय सैनिकों के पास सामरिक महत्व की चीजें काफी कम थी और भारतीयों के पास जो है संचार सुविधा का भी अभाव था। संचार जो सुविधा होती थी आपकी कम्युनिकेशन की, ठीक है, वो भी आपके बहुत ही कम थी। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो थी वो बहुत ही कम थी। अब देखिए इस विद्रोह के परिणाम क्या क्या हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ब्रिटेन क्राउन के हाथों में आ गया था। कंपनी और क्राउन की सेना का एकीकरण हो गया था। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था। जो पेशवा का जो पद था वो जो है समाप्त कर दिया गया था एवं मुगल व्यवस्था के तरीकों को ठुकरा दिया गया था। मुगल व्यवस्था जो थी उसको ठुकरा दिया गया था। सैन्य बजट बढ़ा एवं आपके सैन्य बजट बढ़ा एवं ब्रिटानी सैनिकों को, ठीक है, ब्रिटानी सैनिकों को आधुनिकतम हथियारों से जो है लैस कर दिया गया था। गवर्नर जनरल का नाम वाइसराय हो गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल जो था उसका नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया था। अब देखिए विद्रोह के केंद्र, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और विद्रोह का दमन करने वाले कौन थे। तो देखिए विद्रोह का पहला केंद्र देखते हैं हम, दिल्ली बहादुर शाह जफर और बख्त खां निकलसन हार्डसन। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यूरोज। ग्वालियर तात्या टोपे और जनरल ह्यूरोज। लखनऊ बेगम हजरत महल और कॉलिन कैंपवेल, ठीक है। फिर आता है कानपुर नाना साहब और आपके कॉलिन कैंपवेल। तो इस प्रकार इनको जो है अलग अलग हम भागों में इनको भी जो है विभक्त कर सकते हैं साथियों। छठा आता है आपके जगदीशपुर आरा कुंवर सिंह विलियम टेलर, ठीक है। इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील। बनारस जनसाधारण सेना कर्नल नील। पंजाब जनसाधारण सेना जॉन लॉरेंस। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला जनरल रेनार्ड। बरेली खान बहादुर विंसेंट ऑयर। तो इस प्रकार इनको जो है अलग अलग भागों में बांटा जाता है। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में विद्वानों के क्या क्या मत है। तो पहला देखिए अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक प्रकार का जो है राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच के संघर्ष को कहा है। L.E.R. रीज, ठीक है, L.E.R. रीज ने इसे जो है धर्मांधों यानी कट्टर धर्मियों का ईसाइयों के विरुद्ध कहा है, ठीक है, विरुद्ध युद्ध कहा है। नेक्स्ट देखिए आपके वी.डी. सावरकर द्वारा इस विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। वी.डी. सावरकर जो थे इस विद्रोह को जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है उन्होंने संज्ञा दी थी। आउटरम और टेलर ने इस विद्रोह को जो है हिंदुओं के असंतोष का लाभ उठाकर जो है मुसलमानों द्वारा रचा गया षड्यंत्र माना है, ठीक है। बेंजामिन डिजरेली ने इसे जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बेंजामिन डिजरेली जो था उन्होंने इसे जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। फिर आता है आपके D.R.C. मजूमदार ने कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही न ही राष्ट्रीय एकता तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। जॉन बुर्स नॉर्टन ने अपनी पुस्तक टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेट्समैन, ठीक है, टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेट्समैन में इस मात्र सैनिकों का विद्रोह नहीं बल्कि जन विद्रोह माना है। इसको जो है मात्र सैनिकों का विद्रोह ही नहीं बल्कि इसको जो है जन विद्रोह भी माना है। सर जॉन सिले, ठीक है, सर जॉन सिले ने 1857 के विद्रोह का वर्णन जो है पूर्णतया देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह के रूप में किया था जिसका कोई देशज नेतृत्व नहीं था और ना ही किसी जिसे ना ही कोई जो है जन समर्थन प्राप्त हुआ था। अब देखिए लास्ट पॉइंट हम देखते हैं आपके इसके बाद में जो है पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार 1857 का महान आंदोलन भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। सर ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता के रूप में उल्लेखित किया था। बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन की भी नसीब नहीं हुई थी। बहादुर शाह जफर जो था द्वितीय, उसके बारे में यह कहावत है एक जो कि ज्यादा प्रचलित है, जो इस प्रकार है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी जो है नसीब नहीं हुई थी। देखिए अब लास्ट पॉइंट हम जो है डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा महारानी विक्टोरिया की घोषणा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा से रिलेटेड पॉइंट है।
तो देखिए 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत का शासन सीधे क्राउन यानी ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तीसरा, आपके भविष्य में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा। चौथा था आपके भारतीय सैनिकों को गोद लेने का अधिकार दिया गया। पांचवा था आपके भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। छठा था आपके समानता का व्यवहार करने तथा समान ऊंचे पदों पर योग्यता को आधार माना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना का पुनर्गठन करने के लिए जो है पील कमीशन का गठन किया गया था। किसका? पील कमीशन का जो है गठन किया गया था साथियों। तो इस प्रकार हमने आज के इस टॉपिक में जो है 1857 की क्रांति और ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था व धन के बहिर्गमन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको जो है डिस्कस किया है साथियों। अगर आपको ये चैप्टर और ये पीडीएफ का जो है अवलोकन अच्छा लगा है साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों, और हमारे इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है आप जल्दी से जल्दी जो है शेयर कर दीजिएगा साथियों। हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ने के लिए आप जो है 8306101800 पे जो अपना नाम और सिटी लेकर भेज दीजिए साथियों। तो मैं संपत लेलड़ जो है आपसे अलविदा ले रहा हूं साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।